साथियों जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे जो कल जहां तक पढ़ लिए थे। और कल की क्लास में हमने ये समझने की कोशिश की कि 18वीं सदी में स्थापित जो भी नवीन राज्य हुए उसके बारे में हमने पढ़ा और समझा भी। और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि मुगल साम्राज्य से टूट करके या उससे अलग होकर के जो भी स्वतंत्र राज्य बने, जिसमें से एक बंगाल था, उसके बाद हैदराबाद था, अवध था, ये सब कहां से टूट करके अलग हुए थे? तो मुगल साम्राज्य से ही टूट करके अलग हुए थे। मुगल साम्राज्य से ही हट करके उसने जो है वहां के जो नवाब बने, उन्होंने स्वतंत्र शासन की स्थापना किया। तो हम लोग यही तीनों राज्यों में से बंगाल के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। और बंगाल में हम लोग ये देखे कि बंगाल की स्थापना ये मुर्शिद कुली खां किया था। मुर्शिद कुली खां वहां का शासन प्रशासन चलाने का काम किया। मुर्शिद कुली खां के बाद जो है वहां का अगला नवाब जो बनता है वह शुजाउद्दीन होता है। शुजाउद्दीन के बाद अगला नवाब ये बनता है, फिर क्या नाम रहता है, शुजाउद्दीन के बाद जो है सरफराज खां बनता है। और सरफराज खां के बाद अलीवर्दी खां बनता है, सरफराज खां की हत्या करके। और अलीवर्दी खां के बाद फिर सिराजुद्दौला बनता है, अगला नवाब बंगाल का। और सिराजुद्दौला जो प्लासी के युद्ध में पराजित हो गया, किस अंग्रेज से, प्लासी का युद्ध जब हुआ अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, और जब सिराजुद्दौला उस युद्ध में मारा जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। और हत्या क्यों होती है? तो उसका जो सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर को अंग्रेजों ने लोभ लालच दे रखा था कि तुम प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के तरफ से अपनी सेना लेकर के मत जाना, ठीक है। और जब तुम अपनी सेना लेकर के नहीं जाओगे तो तुमको हम बंगाल का अगला नवाब बना देंगे। तो एक तरफ से ये भी कह सकते हैं कि उसका जो सेनापति था उसके साथ धोखेबाजी का काम किया और वो अंग्रेजों से मिला हुआ था। और जब प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित होकर के वापस लौट रहा होता है तो सिराजुद्दौला को जो है वही मीर जाफर का जो उसका सेनापति था उसी का पुत्र मीरन, जिसका नाम मीरन था, वही सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। और जब सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है तो फिर बंगाल का अगला नवाब जो है मीर जाफर को अंग्रेज बना देता है। और यहाँ से एक चीज ये भी सीख मिलती है, या मतलब समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि अंग्रेज धीरे धीरे क्या कर रहा है, यहाँ पर अपनी हस्तक्षेप नीति का जो है उपयोग कर रहा है। और यहीं से जो है अंग्रेज यहाँ की शासन प्रशासन में यहाँ की राजनीति में वो अपना हस्तक्षेप चालू कर देता है और बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना देता है, ठीक। और जब बंगाल का नवाब मीर जाफर बनता है तो वो जो है बंगाल का खजाना ही किसको दे देता है? क्लाइव को दे देता है। ये सब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं। और जब क्लाइव को बंगाल का खजाना ही वो दे देता है तो क्लाइव को बंगाल की खजाना से अटूट संपत्ति की प्राप्ति होती है, मतलब बहुत भारी मात्रा में संपत्ति की प्राप्ति होती। और यहाँ से बहुत सारा धन संपत्ति लेकर के क्लाइव ब्रिटेन जाता है, लंदन जाता है। तो वहां के लोगों में एक होड़ मचता है कि क्लाइव इतना संपत्ति लाया कहाँ से, भारत में आखिर बहुत संपत्ति है, तब तो वहां से लूट करके लाया। और धीरे धीरे जो वहां के लोग ब्रिटिश कंपनी से जुड़ करके भारत आना चालू करते हैं और भारत को लूटने का धीरे धीरे काम करते हैं। तो जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल की खजाना को लूट करके ले गया, यानी कि बंगाल की खजाना को खाली कर दिया, तो इससे जो है मीर जाफर परेशान होने लगा, मीर जाफर परेशानी में चलने लगा। क्योंकि बंगाल की जो है जो राजनीतिक व्यवस्था थी या शासन प्रशासन चलाने की व्यवस्था थी वो डगमगाने लगी। स्वाभाविक सी बात है कि किसी राज्य को चलाने के लिए उस राज्य की जो है आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। और वही बंगाल जो अलीवर्दी खां के शासन काल में स्वर्ग जाना जाता था, स्वर्ग के रूप में बंगाल को जाना जाता था अलीवर्दी खां के शासन काल में। अलीवर्दी खां क्या किया था कि अलीवर्दी खां से पहले जितने भी नवाब बने थे उसने मुगलों को टैक्स देना जारी रखा था, लेकिन अलीवर्दी खां जो है समझ गया था कि मोहम्मद सारंगीला में कुछ दम है नहीं, वो एक जो है लुच्चा लफंगा टाइप का बादशाह है, वो अयाशी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो इसने क्या किया अलीवर्दी खां कि बंगाल के नवाब को टैक्स देना बंद कर दिया। वही कर के पैसा से बंगाल में विकास किया, बंगाल में जो है अपना विकास किया। और अलीवर्दी खां के समय जो है बंगाल स्वर्ग के रूप में जाना जाने लगा। अलीवर्दी खां के शासन काल में बंगाल में किसी भी चीज की कमी नहीं थी।
एक विकसित राज्य की श्रेणी में बंगाल था, और वही बंगाल मीर जाफर के समय में कंगाल होने लगा धीरे धीरे। और जब क्लाइव यहाँ से धन संपत्ति लूट करके ले गया और जब यहाँ की आर्थिक स्थिति डगमगाई तो मीर जाफर परेशान होने लगा। जब मीर जाफर परेशान होने लगा तो उस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ डच भी भारत में व्यापार कर रहा था, डच भी भारत में व्यापार कर रहा था। तो मीर जाफर जो है डच के संपर्क में आता है, डच के संपर्क में आता है। और जब मीर जाफर डचों के संपर्क में आता है तो अंग्रेजों को लगता है कि ये जो है मीर जाफर जो है ना डच के साथ मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। अंग्रेजों को ऐसा लगता है, अंग्रेजी कंपनियों को, कि डच जो है मेरे साथ क्या कौन ये मीर जाफर जो है डचों के साथ मिलकर के क्या कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। तो अंग्रेजों ने डचों के खिलाफ एक युद्ध लड़ा और वो युद्ध जो लड़ा 1759 में लड़ा। और उस युद्ध को जो है बेदरा का युद्ध कहा जाता है। उस युद्ध को कौन सा युद्ध कहा जाता है? बेदरा का युद्ध कहा जाता है। जब ये युद्ध क्यों लड़ा? तो अंग्रेजों को लगने लगा कि डच जो है जाफर के साथ मिला हुआ है और ये दोनों मिलकर के मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। तो 1759 में अंग्रेज कंपनी एक युद्ध लड़ती है डचों के साथ, और ये जो बेदरा का युद्ध होता है 1759 में होता है। और उस युद्ध में, बेदरा के युद्ध में अंग्रेज कंपनी की जीत होती है और डच हार जाता है। और इसी युद्ध से जो है डचों को खदेड़ करके अंग्रेज भारत से बाहर कर देता है बेदरा के युद्ध में। जब बेदरा के युद्ध में जब डच को अंग्रेज खदेड़ करके बाहर कर देता है, उसके बाद क्या होता है? बंगाल का अगला नवाब जो है मीर कासिम बनता है। मीर जाफर के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बनता है? मीर कासिम बनता है। मीर कासिम, हर्षी होगा कि दीर्घी होगा? मीर कासिम बनता है। बंगाल का अगला नवाब जो है मीर कासिम बनता है। किसके बाद? मीर जाफर के बाद। और जो मीर जाफर का ये दामाद रहता है, मीर कासिम जो है किसका दामाद रहता है? मीर जाफर का ही दामाद रहता है। इसी को जो है अंग्रेज, मतलब शासन प्रशासन में, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में अंग्रेज पूर्ण रूप से हस्तक्षेप कर रहा था। वो जिसको चाहता था उसको नवाब बनाता था, जिसको चाहता था हटा देता था। तो मीर जाफर को हटा करके किसको नवाब बना देता है अंग्रेज? मीर कासिम को। और ये मीर कासिम उसी का दामाद रहता है, मीर जाफर का। तो जब मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बनता है तो ये थोड़ा स्वाभिमानी टाइप का आदमी रहता है, ये थोड़ा स्वाभिमानी टाइप का आदमी होता है। ये क्या करता है कि सबसे पहले लाइसेंस व्यवस्था पर सवाल करना शुरू कर देता है। किससे? अंग्रेज से लाइसेंस व्यवस्था पर सवाल करना शुरू कर देता है। ये लाइसेंस व्यवस्था क्या थी उस टाइम? कि बंगाल के नवाब से या मुगल बादशाह से, जो भी हो, उससे अंग्रेज लाइसेंस लेते थे। तो लाइसेंस का मतलब ये था कि एक लाइसेंस आपको प्राप्त हुआ तो एक लाइसेंस पर कोई एक ही व्यक्ति बिजनेस कर सकते हैं, एक लाइसेंस पर तो एक ही व्यक्ति बिजनेस कर सकते हैं ना। और अंग्रेज क्या करता था कि उस लाइसेंस का दुरुपयोग करता था, और उस एक लाइसेंस पर 2, 4, 5, 10 व्यक्ति मिलकर जो है बिजनेस करता था। इससे क्या होता था कि राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर होती थी, राज्य को टैक्स देना उसको कम पड़ता था, है ना। स्वाभाविक सी बात है, एक लाइसेंस पर अगर एक व्यक्ति व्यापार करेंगे तो उसको एक लाइसेंस का टैक्स देना होगा। अगर एक लाइसेंस पर 10 व्यक्ति व्यापार करेंगे तो कहीं ना कहीं 9 व्यक्ति का तो टैक्स बच जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा हुई, आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। तो मीर कासिम सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ लाइसेंस व्यवस्था पर सवाल पैदा किए। तो जब लाइसेंस व्यवस्था पर सवाल पैदा किया ना, तो अंग्रेजों को लगा इसको हम बेकारे में बंगाल का नवाब बना देंगे। किसको? मीर कासिम को। इसको तो हम नवाब बनाया, ये जो है हमरे ऊपर जो है सवाल पैदा कर रहा है, इससे हम ही को नुकसान हो रहा है। तो अंग्रेज क्या करता है? मीर कासिम को हटा देता है, यानी कि अंग्रेज मीर कासिम को क्या करता है? अपदस्थ कर देता है। ठीक। और मीर कासिम सबसे पहले क्या करता है? लाइसेंस पर तो सवाल उठाता ही उठाता है, और मीर कासिम राजधानी को, यानी कि बंगाल की राजधानी परिवर्तित करता है। राजधानी परिवर्तन करता है। बंगाल की राजधानी जो कहाँ थी? मुर्शिदाबाद थी। तो मुर्शिदाबाद से जो है बंगाल की राजधानी परिवर्तन करके मुंगेर ले आता है। यहां से प्रश्न बनता है कि बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लाया था? तो यही लाया था, मीर कासिम लाया था। और मुंगेर को अपनी राजधानी बनाता है। और ये राजधानी मुंगेर को क्यों बनाता है? तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप के चलते, क्योंकि स्वाभाविक सी बात ये थी कि अंग्रेज जिसको नवाब बनाता था
तो अंग्रेज चाहता था कि ये मेरा बात माने, मेरा बात ये नवाब माने, और हम जैसे चाहे वैसे हम अपना मन से व्यापार करें। तो मीर कासिम सबसे पहले अंग्रेजों के हस्तक्षेप के चलते अपना राजधानी परिवर्तन करता है, और राजधानी कहाँ लाता है, तो मुर्शिदाबाद से यहाँ मुंगेर लाता है, और मुंगेर में राजधानी ला करके यहाँ पर मुंगेर में क्या करता है, एक शास्त्रागार का निर्माण करता है। शास्त्रागार का निर्माण करता है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, गोली बंदूक बनेगा, गोली बंदूक की फैक्ट्री बनाने का काम करता है ये कौन, मीर कासिम, और यहाँ पर एक शास्त्रागार का निर्माण करता है, ये सब काम करता है। उसके बाद मीर कासिम के खिलाफ अंग्रेज रुष्ट हो जाते हैं। जब अंग्रेजों के मन मुताबिक मीर कासिम काम नहीं करता है या लाइसेंस व्यवस्था पर सवाल उठाया, तो अंग्रेज क्या किया कि मीर कासिम को हटा दिया, मीर कासिम को बंगाल के नवाब से हटा दिया। अंग्रेज को लगा कि एकरा से अच्छा कौन था, तो जाफर ही था, एकरा से अच्छा जो है मीर जाफर ही था, मीर जाफर ही था। और मीर जाफर को फिर से जो क्या करता है, 1763 से 65 के आसपास जो है इसको फिर से बंगाल का नवाब बना देता है। मीर जाफर को क्या करता है, 1763 के समय मीर कासिम को हटा करके फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देता है अंग्रेज। जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है, जब मीर कासिम को अपदस्थ कर देता है अंग्रेज, तो मीर कासिम अपने आप में क्या था, स्वाभिमानी व्यक्ति था। इसको ये बात अच्छा लगा नहीं, इसको ये बात पचा नहीं। इसने सोचा कि अंग्रेज हमको जो है अपदस्थ कर दिया, हमको बेइज्जती किया। तब ये मीर कासिम फिर क्या करता है, यहां से समझिएगा कहानी। जब मीर जाफर को बंगाल का नवाब अंग्रेज इसको हटा करके बना देता है, तो इसको बहुत खराब लगता है ये चीज। ये सोचता है कि अंग्रेज जो है हमको बेइज्जती किया, हमको हटा दिया जबरदस्ती। तो मीर कासिम जो है यहां से निकल पड़ता है, 1763 में निकलता है और जाकर के मिलता है अवध के नवाब। अवध का नवाब होता है शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से जाकर के मिलता है। किससे जाकर के मिलता है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से जाकर के मिलता है। मीर कासिम अपदस्थ होने के बाद अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से जाकर के संपर्क करता है और अपनी बातों को रखता है कि देखिए बंगाल में जो है शासन प्रशासन हम ठीक से चला रहे थे, अंग्रेज हमारी नीति में जो है हस्तक्षेप कर रही है, और अपनी सारी परेशानियों को बताता है। और यहां से तीनों मिल करके एक संयुक्त सेना का गठन करती है। तीनों मिल करके कौन कौन, मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिल करके एक संयुक्त सेना का गठन करती है। और इस संयुक्त सेना का गठन करने के बाद जो एक युद्ध होता है, इतिहास में इस युद्ध को एक बहुत ही परिवर्तनकारी युद्ध की संज्ञा दी गई है, और वो युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध होता है। और ये बक्सर का युद्ध जो होता है, ये होता है 22 अक्टूबर 1764। डेट और ईस्वी के साथ याद रखेंगे, 22 अक्टूबर 1764 इतिहास का वो दिन होता है जो कि सबसे बड़ा दिन है अपने आप में परिवर्तनकारी का। भले ही प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र रहा हो या फिर अंग्रेजों को वास्तविक तौर पर भारत में स्थापित न किया हो, लेकिन इस बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में वास्तविक तौर पर स्थापित करने का काम किया, बक्सर का युद्ध। अब जब संयुक्त सेना का गठन होता है, तो एक तरफ संयुक्त सेना युद्ध कर रही होती है जिसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना होती है, और एक तरफ शुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब होता है, शुजा-उद-दौला का सेना होता है। नहीं, एक तरफ नहीं, मतलब एक तरफ शाह आलम द्वितीय की सेना और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला का सेना, ये सब संयुक्त सेना एक तरफ से युद्ध कर रही होती है, और एक तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध कर रही होती है। तो जो संयुक्त सेना का नेतृत्व जो कर रहा होता है, ये यही कर रहा होता है अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला जो है संयुक्त सेना का नेतृत्व कर रहा होता है, और अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा होता है वो हेक्टर मुनरो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा होता है, जिसका नाम रहता है हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। अब संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन कर रहा होता है, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा होता है, तो हेक्टर मुनरो कर रहा होता है।
22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और संयुक्त सेना की हार होती है। इस युद्ध में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और संयुक्त सेना की हार होती है। अब यहां पर जब अंग्रेजी कंपनी जीत गई, संयुक्त सेना हार गई, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस युद्ध में हार या जीत होने के बाद क्या होगा, तो समझौता होगा, यानी कि संधि होगा। और वो संधि जो होती है उस संधि का नाम होता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इस युद्ध में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है उसके बाद जो संधि होती है वो इलाहाबाद की संधि होती है। और ये इलाहाबाद की संधि 2 चरणों में होती है। ये इलाहाबाद की संधि जो है 2 चरणों में होती है। एक चरण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच होता है। जो पहली संधि जो होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच होता है, क्योंकि संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ही कर रहा था। इसलिए यह संधि 2 चरणों में होती है। एक संधि इसके साथ होती है और एक संधि जो है शाह आलम द्वितीय के साथ होती है। तो जब इलाहाबाद की संधि होने वाली थी तो फिर से ब्रिटेन से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया। क्यों? इलाहाबाद की संधि कराने के लिए किसको बुलाया गया? रॉबर्ट क्लाइव को पुनः ब्रिटेन से वापस भारत बुलाया गया। और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा विलियम पिट ने दिया था। विलियम पिट को याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से, यानी कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा कौन दिया? तो विलियम पिट ने दिया। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा किसने दिया? विलियम पिट ने दिया। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो जब रॉबर्ट क्लाइव पुनः भारत आता है इलाहाबाद की संधि करने के लिए, तो यह संधि 2 चरणों में होती है। एक होता है 12 अगस्त 1765 को, पहली संधि जो होती है 12 अगस्त 1765 को, और दूसरा संधि इसी से 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को होता है। इसमें भी डेट और समय के साथ ये दोनों पॉइंट को याद रखेंगे कि कौन सी संधि कब हुई है। ये 22 अक्टूबर 1764 को तो याद रखना ही है, लेकिन 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को भी आप याद रखेंगे डेट और ईस्वी के साथ। ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनेंगे। तो जब 12 अगस्त 1765 की जो इलाहाबाद की संधि होती है, यह संधि क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच होती है। यह संधि किसके बीच होता है? तो क्लाइव के बीच और शाह आलम द्वितीय के बीच होता है। पहली संधि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच होता है। तो इलाहाबाद की पहली संधि जो 12 अगस्त 1765 की जो संधि हुई वो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई। तो इसमें अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। आप याद कीजिए फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास को, जिसमें हमने बताया था कि जब अंग्रेजी कंपनी भारत में व्यापार करने आई तो वो अपने साथ चांदी लाया करती थी। वो अपने साथ चांदी लाती थी और वही मुद्रा से, यानी कि चांदी से भारत में व्यापार करती थी अंग्रेजी कंपनी। और जब बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की जीत होती है और इलाहाबाद की संधि के तहत रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच जो इलाहाबाद की पहली संधि होती है और उस संधि के तहत अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। दीवानी अधिकार का प्राप्त हो जाने का मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार, कर वसूलने का अधिकार। तो जब दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है तो अंग्रेजों को जो है यहीं से धन संपत्ति की प्राप्ति होने लगती है। और जब अंग्रेजों को जब यहीं से धन संपत्ति की प्राप्ति होने लगी तो वो फिर वहां से क्यों लाएगा चांदी? और जब यहीं से जब उसको धन संपत्ति की प्राप्ति होने लगी तो अंग्रेज फिर ब्रिटेन से चांदी लाना बंद कर दिया और यहीं की पैसा से जो है भारत में व्यापार किया। तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार, यानी कि दीवानी अधिकार की प्राप्ति अंग्रेजों को यही इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 के तहत अधिकार प्राप्त हो जाता है। और जब अंग्रेज बिहार में प्रवेश किया, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में टैक्स वसूलने का काम किया, और जब यहां उसने प्रवेश किया
तो सबसे पहले वह खासी जनजाति के संपर्क में आया था। सबसे पहले कौन सी जनजाति के संपर्क में आया था? खासी जनजाति। गारो खासी जयंतिया एक जनजाति है, तो उसी में से खासी जनजाति है। इस चीज को याद रखिएगा। जब बिहार बंगाल और उड़ीसा में टैक्स वसूलने की अधिकारी प्राप्त हुआ था, तो अंग्रेज किस जनजाति के संपर्क में आया था? खासी जनजाति के संपर्क में आया था। उसके बाद फिर रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि किसके बीच हुआ है यह संधि? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ है। तो फिर रॉबर्ट क्लाइव इस संधि में क्या करता है कि शाह आलम द्वितीय को जो है, शाह आलम द्वितीय को 26 लाख वार्षिक 26 लाख वार्षिक पेंशन देने की बात करता है। ठीक है, कि अंग्रेजों को, यानी कि आप हमारी कंपनी को बिहार बंगाल उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त करने का मौका दीजिए। मतलब यहां पर हम दीवानी अधिकार प्राप्त करेंगे बिहार बंगाल और उड़ीसा में, और आपको 26 लाख वार्षिक पेंशन दिया जाएगा। और धीरे धीरे यह पेंशन जो है, जब धीरे धीरे अंग्रेजी सत्ता यहां पर मजबूत होती है, तो एक गवर्नर जनरल बनकर के आता है वारेन हेस्टिंग्स, और वारेन हेस्टिंग्स जो है शाह आलम द्वितीय के पेंशन को बंद कर देता है। तो यहां से एक चीज ये पॉइंट को आप याद रखेंगे कि शाह आलम द्वितीय को वार्षिक पेंशन देने का घोषणा कौन किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव किया था। और प्रश्न ये नहीं पूछा जाता, प्रश्न ये पूछा जाता है कि शाह आलम द्वितीय को वार्षिक पेंशन जो 26 लाख मिलता था, उसको बंद कौन करवा दिया? तो वारेन हेस्टिंग्स बंद करवाया था। कौन बंद करवाया था? वारेन हेस्टिंग्स बंद करवाया था। उसके बाद करा और इलाहाबाद का क्षेत्र अवध के नवाब से लेकर के रॉबर्ट क्लाइव इस संधि में जो है करा और इलाहाबाद करा और इलाहाबाद का क्षेत्र अवध के नवाब से लेकर के शाह आलम द्वितीय को दे देता है। शाह आलम द्वितीय को दे देता है। अब दूसरी संधि जो 16 अगस्त 1765 को होती है, तो 16 अगस्त 1765 की जो दूसरी संधि होती है, ये संधि होती है क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच होता है। शुजा-उद-दौला के बीच होता है। और ये दूसरी संधि जो होती है 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब और शुजा-उद-दौला के बीच, इसमें जो है अवध को, यानी शुजा-उद-दौला को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा, काफी नुकसान को सामना करना पड़ा। और इस संधि के तहत अंग्रेजों को अवध के क्षेत्र में मुफ्त में, यानी कि फ्री में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। कौन सी संधि? इलाहाबाद की दूसरी संधि के तहत अंग्रेजों को अवध के क्षेत्र में मुफ्त, यानी कि फ्री में व्यापार करने की अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है। यानी कि जब वो फ्री में व्यापार करेगा तो उसको तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा, और जब टैक्स देगा ही नहीं और बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा, तो फिर उस राज्य की आर्थिक स्थिति स्वाभाविक सी है, चरमराएगी ही, डगमगाएगी। तो शुजा-उद-दौला को इस संधि के तहत बहुत सारे नुकसान सहने पड़ते हैं, और एक मुख्य तौर पर नुकसान यह होता है कि अवध के क्षेत्र में अंग्रेजों को मुफ्त में, यानी कि फ्री में व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों को क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। और इस संधि के तहत शुजा-उद-दौला से रॉबर्ट क्लाइव 50 लाख रुपया का जुर्माना किया। 50 लाख रुपया का जुर्माना किया शुजा-उद-दौला के ऊपर। कौन? रॉबर्ट क्लाइव ने दबाव बनाया कि ये जो युद्ध हुआ है और इस युद्ध में जो मेरी क्षतिपूर्ति हुई है, इसका क्षतिपूर्ति आपको चुकाना होगा, और इस क्षतिपूर्ति को चुकाने के लिए जो है 50 लाख रुपया का युद्ध हर्जाना के तौर पर रॉबर्ट क्लाइव से, ये शुजा-उद-दौला से रॉबर्ट क्लाइव लिया। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ शुजा-उद-दौला के ऊपर दबाव बना करके 50 लाख रुपया ले लेता है अंग्रेज संधि के तहत युद्ध हर्जाने के रूप में, क्षतिपूर्ति के लिए। एक तरफ शुजा-उद-दौला से इलाहाबाद और करा का क्षेत्र लेकर के जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे देता है। एक तरफ जो है अवध में मुक्त व्यापार का अधिकार मिल जाता है अंग्रेजों को। तो ये सब तमाम चीजों का जो घाटा हुआ शुजा-उद-दौला को सहना पड़ा, और इस संधि के तहत जो है 50 लाख रुपया का जुर्माना भी शुजा-उद-दौला को देना पड़ा। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट थे जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, है ना। तो ये सब चीजों को आप याद रखेंगे, और बंगाल को इस तरह से हम लोग समझे। अब अगला जो है वो स्वतंत्र राज्य जो था वो है अवध। बंगाल के बाद अब अवध को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देते हैं।
जिस तरह से मोहम्मद शाह रंगीला के समय जिस तरह से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय बंगाल राज्य की स्थापना हुई, यानी कि मुगल साम्राज्य से हट करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई, तो उसी प्रकार से मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही अवध की भी स्थापना हुई थी। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में भी अवध की स्थापना हुई थी। और अब अवध कहां पड़ता है? यहां पे पड़ता है अवध। अवध की भी स्थापना हुई थी मोहम्मद शाह रंगीला के समय। और स्वतंत्र शासन की स्थापना यहां पर जो किया था उसका नाम था शहादत खां। शहादत खां। तो अवध में मुगल साम्राज्य से हटकर स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया? शहादत खां ने किया। शहादत खां ने किया। और इस शहादत खां का वास्तविक जो नाम था वो था बुरहान उल मुल्क। शहादत खां का वास्तविक नाम था बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क। और ये जो नहीं, वास्तविक नाम नहीं था, इसको उपाधि दिया गया था। शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया गया था। ये जो क्या था? उपाधि था। ये वास्तविक नाम नहीं था, उपाधि था। इसका तो नाम यही था, शहादत खां ही नाम था। लेकिन शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई। और यह जो उपाधि जो दिया था यह मोहम्मद शाह रंगीला ही दिया था। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया? शहादत खां ने किया। किसने किया? शहादत खां ने किया। और शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दी? तो मोहम्मद शाह रंगीला ही ने दी। किसने दी? मोहम्मद शाह रंगीला ने ही दिया। ठीक है। और इसने भी जिस तरह से बंगाल के जो स्थापना मुर्शिद कुली खां किया था और वहां पर स्वतंत्र शासन स्थापना करने के बाद मुगलों को टैक्स देना जारी रखा था, उसी प्रकार से जब शहादत खां ने जब अवध की स्थापना किया मुगल बादशाह रंगीला के समय, तो इसने भी रंगीला को क्या करना जारी रखा? कर देना, यानी कि टैक्स देना जो है जारी रखा। कौन? शहादत खां। और राजधानी को फैजाबाद बनाया। राजधानी को क्या बनाया? फैजाबाद। अपनी राजधानी कहां बनाई? फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाई, यानी कि अवध की राजधानी फैजाबाद बनाई। तो होता क्या है इसके समय में, शहादत खां के समय में, इसी के समय में, यानी कि शहादत खां और रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, इसी दोनों के समय में नादिर शाह का आक्रमण होता है। ईरान का शासक नादिर शाह होता है। ईरान का शासक नादिर शाह जो कि 1739 के आसपास में जो है दिल्ली पर आक्रमण करता है। कौन? ईरान का शासक नादिर शाह। और जब ईरान का शासक नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण करता है 1739 ईस्वी में, उस समय दिल्ली का जो मुगल बादशाह स्वाभाविक रूप से यही था। और शहादत खां जो है स्वतंत्र शासन की स्थापना कर लिया था अवध में। तो जब ईरान का शासक नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण होता है, तो जब आक्रमण हुआ है तो सिंपल सी बात क्या होगा? युद्ध होगा। तो युद्ध किसके किसके बीच होगा? तो रंगीला और नादिर शाह के बीच युद्ध होगा। और जब नादिर शाह और रंगीला के बीच 1739 में जब युद्ध हुआ, तो शाह आलम द्वितीय नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला ने किसको? शहादत खां को अपनी तरफ से युद्ध में लड़ने के लिए बुलाया। किसको? शाह आलम द्वितीय। शहादत खां को जो है मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी तरफ से युद्ध में लड़ने के लिए बुलाया। शहादत खां इस युद्ध में लड़ने से इनकार कर देता है। क्या करता है? इनकार कर देता है। शहादत खां मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से युद्ध में लड़ने के लिए नहीं आता है। और शहादत खां जो है एक तो युद्ध में लड़ने के लिए आया भी नहीं, और शहादत खां क्या करता है? ये आत्महत्या कर लेता है। ये आत्महत्या कर लेता है। शहादत क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। अब शहादत खां आत्महत्या क्यों कर लेता है? तो यहां भी एक इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि जब नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ और मोहम्मद शाह रंगीला ने शहादत खां को अपनी तरफ से युद्ध के लिए बुलाया, तो शहादत खां ने धोखा दिया। किसको? मोहम्मद शाह रंगीला को धोखा दिया और युद्ध में लड़ने के लिए नहीं आया। और जब इस युद्ध में ईरान का शासक जो नादिर शाह आक्रमण किया था, जब वो इस युद्ध में जीत जाता है, तो मोहम्मद शाह रंगीला के बीच और ईरान के शासक नादिर शाह के बीच, मोहम्मद शाह रंगीला के बीच और नादिर शाह इसके बीच, नादिर शाह के बीच जो है समझौता करवाता है। समझौता कौन करवाता है? तो हैदराबाद का निजाम समझौता करवाता है।
ठीक, इस युद्ध में जब नादिर शाह की जीत हो जाती है तो मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच हैदराबाद का निजाम समझौता करवा देता है, और समझौता के तहत नादिर शाह को 50 लाख रुपया प्राप्त होता है। समझौता के तहत नादिर शाह को 50 लाख रुपए की प्राप्ति होती है। जब वहां से 50 लाख रुपया लेकर के नादिर शाह वापस लौट रहा था, तो शहादत खां क्या काम करता है, इसने नादिर शाह को एक संदेश भेजवाता है, नादिर शाह को संदेश भेजवाता है, और संदेश में यह था नादिर शाह को कि ये शहादत खां संदेश के तहत नादिर शाह को कहता है कि आप 50 लाख रुपया वहां से लेकर के मत आइए, आप जो है मोहम्मद शाह रंगीला के खजाने में हाथ डालने का काम कीजिए। जब आप वहां के दिल्ली के खजाने में हाथ डालेंगे तो आपको 2 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी, आपको 2 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। तो आप 50 लाख रुपया मात्र लेकर के नहीं आइए, आप मोहम्मद शाह रंगीला के खजाना में हाथ डालिए और वहां से आप 2 करोड़ रुपया लेकर के आइए। अब नादिर शाह तिलमिलाता है, वह सोचता है कि अब तो हम दिल्ली पर जब इस युद्ध में रंगीला को पराजित कर ही दिए हैं, तो हम जो कहेंगे वो जो है मोहम्मद शाह रंगीला करेगा ही, तो हम 50 लाख रुपया हम लेकर के क्यों जाए, कहे ना हम 2 करोड़ रुपया लेकर के जाए। तो रास्ता में से फिर लौट करके नादिर शाह दिल्ली पर जाता है, और भाई मोहम्मद शाह रंगीला फिर डर जाता है, भाई अब क्या हुआ, एक तो हम इस युद्ध में हार गए हैं, उसके बाद जो है आपको समझौता के तहत 50 लाख रुपया भी दे दिए हैं, और फिर आप क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला डर जाता है और डायरेक्ट जाकर के कहता है तो अपना खजाना दिखाओ, हम तुम्हारे खजाने को चेक करेंगे। तो सुने हैं तुम्हारे खजाना में 2 करोड़ रुपया है, तो हम 50 लाख रुपया क्यों लेकर के जाएंगे, तुम्हारा पूरा खजाने लूट करके लेकर के जाएंगे। जब दिल्ली के खजाना को चेक किया जाता है, जहां पर जो है आर्थिक रूप से जो पैसा जमा किया जाता था राज्य की, तो उस खजाने को जब चेक किया जाता है तो नादिर शाह को 1 रुपया भी उस खजाने से नहीं मिलता, 1 रुपया भी उस खजाने से नहीं मिलता है। इसका मतलब ये कि शहादत खां ने नादिर शाह को गलत संदेश भेजवाया था, झूठ बोला था इसे। अब नादिर शाह तिल मिलाया पूरा जोर से कितना अच्छा 50 लाख रुपया लेकर के लौट रहे थे और नादिर शाह ने हमको गलत संदेश भेजवाया। अब वहां से पूरा वो तिल मिला करके निकलता है, जाते हैं अब शहादत खां से इसका बदला लेंगे कि हमसे झूठ बोला तो क्यों बोला। अब शहादत खां को जब इस बात का पता चला कि नादिर शाह जब वापस लौट करके गया तो उसको दिल्ली के खजाना से 1 रुपया की भी प्राप्ति नहीं हुआ, तो शहादत खां वही नादिर शाह के डर से आत्महत्या कर लेता है। अब समझ में आया आत्महत्या ना, ये शहादत का आत्महत्या क्यों किया, यही नादिर शाह के डर से आत्महत्या कर लेता है कि हमने जो झूठ बोला और उसको 2 करोड़ रुपया मिला नहीं, अब तो उधर से आएगा और हमको जो है मार देगा, इसी के डर से क्या करता है आत्महत्या कर लेता है। कौन, ये शहादत खां आत्महत्या कर लेता है। तो यहाँ से शहादत खां को देख सकते हैं, एक तरफ तो इसने मोहम्मद शाह रंगीला के साथ धोखेबाजी किया, इसको जाना चाहिए था जब इसी के शासन काल में जो है स्वतंत्र शासन का स्थापना किया था और उसी के अधीन था और टैक्स भी देता था, तो इसको जाना चाहिए था युद्ध लड़ने के लिए, तो युद्ध भी लड़ने नहीं गया। तो एक तरफ जो है मुगल बादशाह को धोखा दिया और दूसरी तरफ ईरान के शासक नादिर शाह जो आक्रमण किया था उसके साथ धोखेबाजी करने यानी कि झूठ बोलने का काम किया, षड्यंत्र रचने का काम किया और इसी के डर से आत्महत्या कर लेता है। तो इसके बाद जब ये आत्महत्या कर लेता है तो इसके बाद जो अगला नवाब बनता है उसका नाम रहता है सफदर जंग। सफदर जंग, ये सब नाम याद रखना जरूरी तो उतना नहीं है, लेकिन इसको जरूर याद रखिएगा, शहादत खां को याद रखिएगा और छोटी छोटी चीजों को आप याद रखिएगा। तो सफदर जंग इसके बाद अगला नवाब बनता है और इसका वास्तविक नाम जो है अबुल मंसूर खां, इसका वास्तविक नाम जो है अबुल मंसूर खां। भले ही सफदर जंग याद रहे चाहे न रहे, लेकिन अबुल मंसूर खां याद रहना चाहिए, अबुल मंसूर खां। वास्तविक नाम प्रश्न में पूछे जाते हैं, जैसे कि इसको उपाधि किस चीज का दिया गया, बुरहान उल मुल्क, तो ऐसे पूछेगा बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे दिया गया था, तो आपको याद रहना चाहिए शहादत खां को। और इसको उपाधि कौन दिया था, तो याद रहना चाहिए मोहम्मद शाह रंगीला दिया था। यहाँ से यह भी याद रहना चाहिए कि अबुल मंसूर खां किसका वास्तविक नाम था, या फिर सफदर जंग का वास्तविक नाम क्या था, तो अबुल मंसूर खां था। जब अवध का अगला नवाब सफदर जंग बनता है तो ये क्या करता है, ये अवध के शासन प्रशासन में अहस्तक्षेप की नीति अपनाता है। अहस्तक्षेप, इसका मतलब ये हुआ कि कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, जैसे अवध की शासन प्रशासन चल रही थी उसी प्रकार से अवध के शासन प्रशासन को चलाता है और अहस्तक्षेप की नीति अपनाता है। उसके बाद हस्तक्षेप की नीति अपनाता है और इस चीज से खुश होकर के मुगल बादशाह जो है इसको अपना वजीर बना लेता है। मुगल बादशाह क्या करता है, सफदर जंग को अपना वजीर बना लेता है। वजीर बोले तो वजीर का मतलब होता है वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री। अपना मुगल बादशाह अपना वजीर किसको बना लेता है, सफदर जंग को अपना वजीर बना लेता है। ठीक, जिसके बाद जब इसको वजीर बना लेता है तो इस कारण से सफदर जंग को नवाब ए वजीर भी बोला जाता है, नवाब ए वजीर।
तो याद रखेंगे नवाब ए वजीर किसको बोला जाता है, तो नवाब ए वजीर सफदरजंग को बोला जाता है, और सफदरजंग का वास्तविक नाम था अबुल मंसूर खां था। अबुल मंसूर खां और नवाब ए वजीर, ये दो चीज यहां से बनता है याद रखने के लिए। इसी प्रकार से शासन प्रशासन चलाते हुए सन 1754 में इसका निधन हो जाता है। शासन प्रशासन चलाते हुए 1754 का समय आता है, और सन 1754 में क्या होता है, सफदरजंग स्वर्ग सिधार जाता है। और जब यह सफदरजंग स्वर्ग सिधार जाता है तो इसी के बाद अगला नवाब जो बनता है उसी का नाम रहता है शुजा-उद-दौला। अगला नवाब जो बनता है सफदरजंग के बाद उसी का नाम रहता है शुजा-उद-दौला। और शुजा-उद-दौला के बारे में अभी आपने पढ़ा कि इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हुई थी। यानी कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो संयुक्त सेना का जो नेतृत्व कर रहा था तो यही अवध का नवाब शुजा-उद-दौला कर रहा था। तो शुजा-उद-दौला के बारे में तो पीछे बहुत सारी चीजों का हमने बताया, तो इसके बारे में आप एक चीज याद रखेंगे कि जब अवध का नवाब शुजा-उद-दौला बनता है तो ये एक साहसी राजा होता है, एक पराक्रमी राजा होता है, एक निडर राजा होता है, ठीक। और इसी के समय में कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है, जैसे कि बक्सर का युद्ध होना है ना। और बक्सर के युद्ध में इसने जो है संयुक्त सेना का नेतृत्व भी किया है ना, मीर कासिम के तरफ से लड़ा, संयुक्त सेना का नेतृत्व भी किया। और जब इसी के समय बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को, और इसी के समय क्या होता है, इलाहाबाद की संधि भी होती है 16 अगस्त 1765 को। एक संधि होती है 12 अगस्त 1765 को, और एक संधि होती है 16 अगस्त 1765 को। तो इलाहाबाद का जो संधि होता है ये अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच भी होती है। और इसी संधि के तहत जो है अवध में अंग्रेजों को फ्री में यानी कि मुक्त व्यापार करने का मौका मिल जाता है, उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है, और 50 लाख रुपया जुर्माने इसे लिए भी जाता है युद्ध की क्षतिपूर्ति के तहत। ये सब हुआ अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के शासनकाल में हुआ। और इसके शासनकाल में एक चीज और हुआ कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, इसको मिटा देते हैं। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच बक्सर का युद्ध तो हुआ ही हुआ, एक और महत्वपूर्ण घटना हुआ जिस घटना का नाम है पानीपत का तृतीय युद्ध। शुजा-उद-दौला के समय क्या हुआ, तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। और ये पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था ना, ये हुआ था इसके तरफ से मराठों और अफगानों के बीच हुआ था। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ ये मराठों और अफगानों के बीच हुआ। तो इस युद्ध में क्या होता है कि अफगानों की जीत होती है और मराठों की हार हो जाती है। अफगानों की जीत होती है और मराठों की हार होती है। एक तरफ जो है अंग्रेजी सैनिक यानी कि एक तरफ अंग्रेजी कंपनी भारत में जो है अपना साम्राज्य विस्तार कर रही थी, राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करके, तो यहाँ की जो है शासन प्रशासन की प्रणाली में हस्तक्षेप करके, तो यहाँ के राजाओं महाराजाओं को युद्ध में हरा करके जो है जीत करके, उसके राज्य को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला करके अपनी शासन प्रशासन को बढ़ा रही थी। तो दूसरी तरफ मराठा भी अपना साम्राज्य का विस्तार इस समय कर रहा होता है, और वही अपना साम्राज्य का विस्तार करने के दौरान मराठा और अफगानों के बीच क्या होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। तो इस युद्ध में मराठों को हारने का कारण ये होता है, सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि शुजा-उद-दौला ने अफगानों का साथ दिया था। इस युद्ध में मराठों का हारने का कारण क्या था कि इस युद्ध में शुजा-उद-दौला ने किसका साथ दिया, अफगानों का साथ दिया। जबकि होना यह चाहिए था कि शुजा-उद-दौला को अफगानों का साथ न देकर के मराठों का साथ देना चाहिए था। तो अब ऐसा क्यों हुआ कि इसने मराठों का साथ न देकर के शुजा-उद-दौला इसको अफगानों का साथ दिया। तो जब अफगानों का आक्रमण हुआ और अफगानों और मराठों के बीच जब युद्ध हुआ तो अफगानों ने शुजा-उद-दौला को संदेश ये भेजवाया था कि ये शुजा-उद-दौला, या तो तुम मेरी तरफ से, मेरे सैनिक की तरफ से तुम युद्ध लड़ो, नहीं तो अपना राज्य खोने के लिए तैयार हो जाओ। हम मराठों पर आक्रमण करेंगे, उसके क्षेत्र को जीतेंगे और फिर हम अवध पर आक्रमण करके तुम्हारे क्षेत्र को जीत लेंगे। अब शुजा-उद-दौला जो था थोड़ा दूरदर्शी राजा था, दूरदर्शी नवाब था। इसने सोचा कि अगर हम मराठा की तरफ से युद्ध लड़ेंगे और अभी जो है हम पूर्ण रूप से मजबूत भी नहीं है, अगर हम अफगानों का साथ नहीं देंगे, अगर अफगान मराठा को दबा दिया तब तो फिर अवध पर आक्रमण करके पूरा अवध के क्षेत्र पर हम ये क्या कर लेगा, सत्ता स्थापित कर देगा, यानी कि हमारे यहाँ से अवध भी निकल जाएगा। तो इस डर से, इस वजह से जो है शुजा-उद-दौला जो है
मराठों का साथ नहीं देकर किसका साथ दिया, अफगानों का साथ दिया। अब मराठों का हारने का तो एक कारण ये था, एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि मराठा जो है आमने सामने युद्ध लड़ा, आमने सामने युद्ध लड़ा, जिस युद्ध में मराठा जो है पारंगत थे ही नहीं। मराठा जो है छापामार युद्ध नीति में पारंगत थे, यानी कि छापामार युद्ध नीति को जो है वो अच्छी तरह से जानते थे, है ना। छापामार युद्ध नीति में यह होता है कि छुप करके हमला करना, छुप करके हमला करना, दुश्मनों पर हमला करना, अटैक करना, फिर छुप जाना, फिर दुश्मनों पर अटैक करना और फिर छुप जाना। तो इस युद्ध में जो है मराठा महारत हासिल था, इस युद्ध में छापामार युद्ध मराठा को महारत हासिल था, लेकिन इस युद्ध में मराठा ने छापामार युद्ध नीति का प्रयोग नहीं किया और आमने सामने आकर के युद्ध लड़ी, जिसमें मराठा को कोई जानकारी ही नहीं थी। आमने सामने युद्ध लड़ने में बहुत सारी रणनीति की जानकारी भी होनी चाहिए कि कैसे दुश्मन पर हम वार करेंगे, कैसे दुश्मन हम पे वार करेंगे तो बचेंगे। और छापामार जो युद्ध नीति थी उसमें क्या था, छुप जाना था और देखते थे, फिराक में ये रहते थे कि कब मौका मिले कि दुश्मन पर हम वार कर दे। तो मराठा जो है छापामार युद्ध नीति को नहीं अपनाया, जिस वजह से भी जो है मराठों की हार हुई और अफगानों की जीत हो जाती है। इसमें इस प्रकार जो है ये काम चलता रहता है। और ये शुजा-उद-दौला जो है, कौन, शुजा-उद-दौला जो है शाह आलम द्वितीय को शरण देने का काम करता है। शाह आलम द्वितीय, वही शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली का शासक रहता है। दिल्ली का शासक बोले तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, यानी कि शुजा-उद-दौला जो था शाह आलम द्वितीय के समकालीन था। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि शुजा-उद-दौला किसके समकालीन था, यानी कि अवध के नवाब जो शुजा-उद-दौला था वो किसके समकालीन था, तो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला शाह आलम द्वितीय के समकालीन था। और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने शाह आलम द्वितीय को शरण भी दिया था, यानी कि अपने शरण में रखा था, जिससे, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि एक अवध का नवाब मुगल के, यानी कि मुगल बादशाह को शरण दे रहा है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी कि अवध का नवाब मुगल बादशाह को शरण दे रहा है, ठीक है। तो मुगल बादशाह को शरण कौन दिया था, शाह आलम द्वितीय को शुजा-उद-दौला शरण दिया था। और बक्सर के युद्ध का तो नेतृत्व किया था शुजा-उद-दौला, ये चीज तो आप पढ़वे किए, ठीक है। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला था, जो शुजा-उद-दौला जो था बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना का नेतृत्व किया था। अब इससे आगे पढ़ते हैं। उसके बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद जो अगला नवाब बनता है वो रहता है आसफ-उद-दौला। शुजा-उद-दौला के बाद कौन बनता है, आसफ-उद-दौला बनता है। तो देख रहे हैं एक से एक नवाब बन रहा है और अपना जो है कार्यकाल में कई सारी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो वो सब घटना को आप याद रखना है। शुजा-उद-दौला के बाद कौन बनता है, आसफ-उद-दौला बनता है, आसफ-उद-दौला। आसफ-उद-दौला बनता है, आसफ-उद-दौला। आसफ-उद-दौला को कहा जाता है कि यह एक कल्याणकारी नवाब था। कैसा नवाब था, कल्याणकारी नवाब था। कल्याणकारी नवाब क्यों कहा जाता है, तो इसके समय में क्या होता है, सबसे पहले तो ये क्या करता है कि इसकी जो शासन जो होता है 1775 से 97, यह जो है 1775 से लेकर के 97 तक नवाब बना रहता है। और यह सबसे पहले क्या करता है, तो राजधानी परिवर्तन करता है। सबसे पहले राजधानी परिवर्तन करता है और फैजाबाद से, राजधानी अवध की जो राजधानी फैजाबाद थी, फैजाबाद से परिवर्तन करके कहाँ लाता है, लखनऊ लाता है। राजधानी परिवर्तन करके फैजाबाद से कहाँ राजधानी लाता है, लखनऊ लाता है। परिवर्तन करता है राजधानी और कहाँ राजधानी लाता है, लखनऊ लाता है राजधानी। उसके बाद फिर ये क्या करता है, तो इसके शासन काल में जब ये अवध का नवाब आसफ-उद-दौला बना तो इसके शासन काल में बहुत बड़ी, यानी कि बहुत भयंकर अकाल पड़ा, बहुत भयंकर अकाल पड़ा। और अकाल के तहत न वर्षा हुआ, न बारिश हुई और न खेती हुआ। लोग जो है भूख से मरने लगे, लोगों को खाने के लिए अन्न की कमी होने लगी और भयंकर अकाल पड़ा। तो इस अकाल की रक्षा के लिए, यानी कि इस अकाल से बचने के लिए, यानी कि इस अकाल से समाधान के लिए इसने क्या किया कि लखनऊ में एक भंडार गृह का निर्माण कराया। लखनऊ में क्या किया, एक भंडार गृह का निर्माण कराया, भंडार गृह का निर्माण कराया और इसमें अन्न को भंडारित किया, अन्न को भंडारित किया और अकाल से जितने भी प्रभावित क्षेत्र थे वहां अन्न पूर्ति भी किया, ठीक। इसीलिए इसको कल्याणकारी नवाब की संज्ञा दी जाती। और जहां पर लखनऊ में भंडार गृह का निर्माण इसने करवाया था, कौन, आसफ-उद-दौला, उसको जो है अभी वर्तमान में बड़ा इमामबाड़ा के रूप में जाना जाता है, बड़ा इमामबाड़ा।
बड़ा इमामबाड़े के रूप में जाना जाता है। यानी कि लखनऊ में जहां पर अभी बड़ा इमामबाड़ा है, यानी कि बड़ा इमामबाड़ा है, वह एक पर्यटक स्थल है। और उस बड़े इमामबाड़ा का जो निर्माण यही करवाया था आसफउद्दौला। आसफउद्दौला ने बड़े इमामबाड़े का निर्माण कराया था। जैसे कि अभी पटना में गोलघर है ना, पटना में जो गोलघर है, वो गोलघर का भी निर्माण जो है अनाज को स्टॉक करने के लिए किया गया था, अनाज को भंडारित करने के लिए किया गया था। उसी प्रकार से जब लखनऊ में अकाल पड़ा था तो बड़े इमामबाड़े का निर्माण एक भंडार गृह के रूप में, अनाज को स्टोर करने के रूप में किया गया था। और अभी वर्तमान में वह इमामबाड़ा एक पर्यटक स्थल है लखनऊ में, जिसका निर्माण कौन करवाया? आसफउद्दौला करवाया। तो ये सब चीजों को आप यहाँ से याद रखेंगे। इसी प्रकार से अवध का शासन प्रशासन चलते रहता है। और बंगाल का जो अंतिम नवाब जो बनता है, वो बंगाल का जो अंतिम नवाब बनता है उसका नाम रहता है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह जो बंगाल का अंतिम नवाब क्यों रह जाता है? तो होता क्या है कि 1856 के तहत 1856 ईस्वी में डलहौजी बन करके आता है यहाँ का गवर्नर, है ना, गवर्नर जनरल या वायसराय जो भी होता है। 1856 के तहत डलहौजी बन के आता है। अब डलहौजी जब बन करके आता है तो इसके शासन प्रशासन तक जो है यहाँ जो है गोद निषेध प्रथा या फिर राज्य हड़प नीति, ये सब जो है गोद निषेध प्रथा या राज हड़प नीति के तहत ये जो है साम्राज्य को, यानी कि क्षेत्रों को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाता था ये सब। तो यहाँ पर जो है डलहौजी के समय में जो वाजिद अली शाह जब अंतिम नवाब बनता है तो डलहौजी के समय में क्या होता है, यह अधिक से अधिक क्षेत्र को जो है अपने साम्राज्य में मिलाने का काम करता है डलहौजी। और होता क्या है कि यहाँ पर अवध में गोद निषेध प्रथा लागू नहीं हो रहा था। गोद निषेध प्रथा का मतलब ये होता है कि पहले क्या होता था, जब कहीं के राजा महाराजा, किसी क्षेत्र के राजा महाराजा को जब पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी तो वो जो है गोद के रूप में पुत्र को ले लेते थे। मतलब कहीं से जो है पुत्र गोद ले लेते थे, किसी के पुत्र को गोद ले लेते थे और उसको पोल पास करके, मतलब लालन पालन करके जो है उसको सियान करते थे। जब वो पुत्र जब बड़ा होता था तो वह उसके बाद जो है वो, जब वो राजा की निधन हो जाती थी, जब वो राजा का निधन हो जाता था तो उसके बाद वही जो गोद लिया गया पुत्र है वही वहां का राज्य संभालता था, यानी कि वही वहां का राजा बनता था या फिर नवाब बनता था। तो होता क्या है कि अवध में ये गोद निषेध प्रथा लागू नहीं हो रहा था। क्यों नहीं लागू हो रहा था? कई सारे क्षेत्रों को डलहौजी ने जो है गोद निषेध प्रथा के तहत अपने साम्राज्य में मिलाया है कि नहीं। यानी कि वहां के राजा या किसी भी क्षेत्र के राजा जिसको अपनी कोई संतान नहीं थी और गोद लिया गया पुत्र को जो है अपना साम्राज्य हाथ में देना चाहते थे, या गोद लिया गया पुत्र को जो वहां का नवाब या राजा बनाना चाहते थे, ऐसी मान्यता को जो है डलहौजी खत्म कर दिया और बोला गोद निषेध प्रथा अब नहीं चलेगा। तो अवध को जब मिलाने की बारी आई तो अवध में गोद निषेध प्रथा लागू नहीं हो रहा था। जब गोद निषेध प्रथा लागू क्यों नहीं हो रहा था? तो वाजिद अली शाह जो है, इसको एक पुत्र था और इस वाजिद अली शाह का पुत्र था जिसका नाम था बिरजिस कादिर खान। बिरजिस कादिर, इसका पुत्र का नाम क्या था? बिरजिस कादिर। इसका पुत्र का नाम था बिरजिस कादिर और इसकी पत्नी थी हजरत महल, बेगम हजरत महल। इसकी पत्नी थी बेगम हजरत महल। वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल। तो वाजिद अली शाह की पत्नी जो बेगम हजरत महल है, वो चाहती थी कि हमारा पुत्र जो बिरजिस कादिर है वो अवध का अगला नवाब बने, वो अवध का अगला नवाब बने। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और फिर ये क्या काम होता है कि डलहौजी ने यहां तो गोद निषेध प्रथा लागू हो नहीं रहा था, तो डलहौजी ने कुशासन, यानी कि शासन प्रशासन यहां से ठीक नहीं चल रहा है, यानी कि कुशासन का आरोप लगाते हुए, अवध पर कुशासन का आरोप लगाते हुए क्या करता है कि बिरजिस कादिर को यहाँ का नवाब नहीं बनने देता है और राज्य हड़प नीति के तहत कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध को डलहौजी अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो डलहौजी क्या करता है, एक अधिकारी नियुक्त करता है जिसका नाम था जेम्स आउटट्रम। जेम्स आउटट्रम एक अधिकारी नियुक्त करता है अवध में डलहौजी, जिसका नाम था जेम्स आउटट्रम। और जेम्स आउटट्रम को बोलता है कि तुम जाओ और अवध में शासन प्रशासन का पता लगाओ, जाकर के शासन प्रशासन का अवध में मुआयना करो कि वहां का जो नवाब है यानी कि वाजिद अली शाह जो है, क्या वहां पर शासन प्रशासन अच्छा चला रहा है कि नहीं चला रहा है। तो जेम्स आउटट्रम रिपोर्ट देता है डलहौजी को कि अवध का शासन प्रशासन सही नहीं है, वहां का शासन प्रशासन जो है अच्छा से नहीं चल पा रहा है। तो जब जेम्स आउटट्रम की रिपोर्ट डलहौजी के प्राप्त होता है तो डलहौजी कुशासन का आरोप लगाते हुए राज्य हड़प नीति के तहत अवध को अपने साम्राज्य में
मिला लेता है। ठीक, इस तरीका से जो है यह अंतिम नवाब बनता है। जब बिरजिस कादिर जो है, बिरजिस कादिर वाजिद अली शाह का जो पुत्र है, वो बंगाल का नवाब नहीं बन पाता है, तो बेगम हजरत महल क्या करती है, इस चीज से नाराज हो जाती है और बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में कूद पड़ती है। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में कूद पड़ती है। जब 1857 की क्रांति धीरे धीरे अंग्रेजों के पक्ष में जा रही थी, अंग्रेज उसको दबा रहा था, कुचल रहा था, तो जब 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने दबाने का काम किया, कुचलने का प्रयास किया और दबा भी दिया, तो 1857 में जो ये बेगम हजरत महल जो भाग ली थी, ये अपना जान बचाने के लिए भागकर कहाँ चली जाती है, नेपाल चली जाती है, नेपाल चली जाती है। इस तरह से अवध का नवाब, अंतिम नवाब जरूर याद रखेंगे कि अवध का अंतिम नवाब कौन बनता है, वाजिद अली शाह बनता है। तो इस तरीका से हमने बंगाल को समझने का प्रयास किया, अवध को भी समझने का प्रयास किया। अब 10 मिनट में जो है हैदराबाद को भी इसी क्लास में खत्म कर लेते हैं। हैदराबाद को भी इसी क्लास में क्या करते हैं, खत्म कर लेते हैं। हैदराबाद में भी स्वतंत्र शासन की जो स्थापना हुई थी, हैदराबाद में भी जब स्वतंत्र शासन की जब स्थापना हुई थी, तो वो भी जो है मोहम्मद सारंगीला के समय में ही हुआ था। हैदराबाद में भी जब स्वतंत्र शासन की स्थापना हुई थी वह भी, और इसकी जो स्थापना जो किया था वो किया था यहाँ के हैदराबाद के निजामुल मुल्क। क्या नाम था, निजामुल मुल्क था। ठीक है, निजामुल मुल्क ये भी हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना करते हैं मोहम्मद सारंगीला के समय। जब मोहम्मद सारंगीला के समय, निजामुल मुल्क के बारे में कहा जाता है कि अर्थशास्त्री के बहुत बड़े ज्ञानी थे। निजामुल मुल्क ने मुगल बादशाह मोहम्मद सारंगीला को यह सुझाव दिया कि ये जो आपकी सत्ता जो है, यानी कि मुगल सत्ता जो है, यह आर्थिक परेशानियों से जूझ रही है और यह सत्ता अब डगमगाने लगी है। यह सत्ता जो अब डगमगा रही है, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को जो है आप सुधार कीजिए, ऐसे ऐसे परिवर्तन कीजिए, यहाँ की आर्थिक सत्ता को सुधार कीजिए, तब जाकर के आपकी जो सत्ता बच पाएगी, नहीं तो डगमगा जाएगी। तो इसकी बात को जो है मोहम्मद सारंगीला ने कोई तवज्जो नहीं दिया और मोहम्मद सारंगीला ने बोला कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, जैसे शासन प्रशासन चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। ठीक है, यानी कि मोहम्मद सारंगीला को लगता था कि जब हम इस सब का बात मानने लगेंगे, ये सब अधिकारी का बात मानने लगेंगे, तो वो क्या करेगा, हमको ही हटा देगा गद्दी पर से और वह जो है खुद इस गद्दी पर बैठ जाएगा। तो इस तरीका से मोहम्मद सारंगीला ये सब चीजों को नहीं माना, इन लोगों की बातों को। तो जब मुगल सत्ता नाव डूबने वाली थी, तो इन लोगों जो है अलग अलग राज्य में स्वतंत्र शासन की अपना जो है स्थापना कर लिया। तो इस तरीका से हैदराबाद का स्थापना कौन किया, निजामुल मुल्क ने किया, निजामुल मुल्क ने किया। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और जब निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना किया, ठीक, तो निजामुल मुल्क जब हैदराबाद पर स्थापना किया स्वतंत्र राज्य का, तो इस बात की जानकारी लगी किसको, रंगीला को। जब रंगीला को इस बात की जानकारी लगी कि निजाम उल मुल्क का बात हम नहीं माने हैं, निजाम उल मुल्क दक्षिण भारत में जाकर के हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना करता है। निजाम उल मोहम्मद सारंगीला क्या करता है कि निजाम उल मुल्क के तहत, मतलब निजाम उल मुल्क से जो है लड़ने के लिए मुबारिज खां के नेतृत्व में एक सेना भेजता है। मुबारिज खां के नेतृत्व में एक सेना भेजता है कि जाओ तुम युद्ध करके निजाम उल मुल्क को हैदराबाद से अपदस्थ करो, यानी कि हटाओ। तो इस युद्ध जो है निजाम उल मुल्क और मुबारिज खां के बीच में युद्ध होता है एक, और इस युद्ध में मुबारिज खां की हार होती है और निजाम उल मुल्क की क्या होती है, जीत होती है। निजाम उल मुल्क इस युद्ध में जीत जाता है और मुबारिज खां को क्या करता है, दबा देता है। और ये जो युद्ध होता है, इस युद्ध को इतिहास में शुकरखेरा या शंकर खेरा का युद्ध कहते हैं, जो कि 11 अक्टूबर 1724 को हुआ। 1724 को ये युद्ध हुआ और उस युद्ध को क्या कहते हैं, शुकरखेरा या शंकर खेरा का युद्ध कहते हैं। तो एग्जाम में यह प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। पिछले बार बिहार दरोगा का यह प्रश्न था कि शुकरखेरा का युद्ध कब हुआ, और ये डेट और ईस्वी दोनों के साथ ऑप्शन में थे। तो ये याद रखिएगा कि शुकरखेरा का युद्ध कब हुआ, 11 अक्टूबर। तो आप यहां से ये चीज समझ रहे हैं ना कि युद्ध क्यों और किस लिए हो रहा है और किसके किसके बीच में हो रहा है, समझौता किसके किसके बीच में हो रहा है, और युद्ध का कारण क्या हो रहा है, ये सब चीज आप समझ रहे होंगे। तो शुकरखेरा का युद्ध होता है मुबारिज खां और निजाम उल मुल्क के बीच, क्यों हुआ पीछे बता दिए, और इस युद्ध को शुकरखेरा का युद्ध कहा जाता है। अब स्वाभाविक सी बात है, जब निजाम उल मुल्क की जीत होती है और मुबारिज खां की हार होती है, तो इसके बाद क्या होगा, संधि या समझौता होगा, संधि और समझौता होगा।
और जब संधि होगा तो ये संधि किसके बीच होगी, तो मुबारिज खां और निजामुल मुल्क के बीच संधि होगी। जब ये संधि होती है तो इस संधि में निजाम उल मुल्क को दक्कन का क्षेत्र प्राप्त होता है। निजाम उल मुल्क को, ऐसा ना नमो है ना कि बोलने में भी लटपटा जाता है। निजाम उल मुल्क को किसकी प्राप्ति होती है, दक्षिण भारत, यानी कि इस संधि के तहत निजाम उल मुल्क को दक्कन का क्षेत्र प्राप्त होता है। दक्कन यानी कि दक्षिण भारत का संपूर्ण क्षेत्र इसको प्राप्त हो जाता है। दक्षिण भारत का संपूर्ण क्षेत्र इसको प्राप्त हो जाता है निजामुल मुल्क को, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि इसको दक्कन का वायसराय भी बना दिया जाता है। दक्कन की प्राप्ति तो होती ही है और इसको दक्कन का वायसराय भी बना दिया जाता है। किसको, निजाम उल मुल्क को दक्कन का वायसराय बना दिया जाता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और निजाम उल मुल्क को आसफ जहां की उपाधि दी जाती है, आसफ जहां, इस चीज को आप याद रखेंगे, आसफ जहां की उपाधि किसको दी गई, तो निजाम उल मुल्क को दी गई। आसफ जहां की उपाधि किसको दी गई, तो निजाम उल मुल्क को आसफ जहां की उपाधि दी गई। तो यहां से एक चीज ये भी क्लियर है, शुक्रखेरा का युद्ध भी यहां से क्लियर है और ये भी क्लियर है, ठीक। इस तरीका से जो है निजाम उल मुल्क शासन प्रशासन चलाने का काम करता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि 1728 में क्या होता है, 1728 में भी एक महत्वपूर्ण घटना होती है। और उस घटना में क्या होता है कि मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच युद्ध होता है। मराठा के बीच और हैदराबाद के निजाम के बीच क्या होता है, एक युद्ध होता है। और इस युद्ध को, मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच जो युद्ध होता है, इस युद्ध को पालखेरा का युद्ध कहते हैं। पालखेरा का युद्ध। तो यहां से ये पॉइंट याद रखेंगे कि पालखेरा का युद्ध कब हुआ, तो 1728 में हुआ। और पालखेरा का युद्ध हुआ कब, क्यों, तो मराठा जो है अपना भी साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे थे। मराठा शासक भी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे थे और मराठा दक्षिण भारत की तरफ कूच किए, दक्षिण भारत की तरफ, हैदराबाद की तरफ कूच किए और सोचे कि हैदराबाद की तरफ हम बढ़ते हैं और निजाम को दबा करके वहां के कुछ क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और हुआ भी यही कि जब पालखेरा का युद्ध मराठा और ये निजाम के बीच जब युद्ध हुआ तो इसमें मराठों की जीत हुई और निजाम की क्या हुई, पालखेरा के युद्ध में हार हुई। तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी जीत हो गई है, हार हो गई है, पालखेरा का युद्ध हो चुका है 1728 में। अब क्या होगा, तो अब होगा संधि। अब क्या होगा, संधि। और ये जो संधि होती है, इस संधि का नाम रहता है मुंशी शिवगांव की संधि। मुंशी शिवगांव की संधि, इस संधि का क्या नाम रहता है, मुंशी शिवगांव की संधि। और इस मुंशी शिवगांव की संधि के तहत मराठा को चौथ और सरदेशमुखी नामक एक कर था। चौथ और एक सरदेशमुखी, चौथ और सरदेशमुखी, मतलब निजाम ने, हैदराबाद के निजाम ने इस संधि के तहत जब पालखेरा के युद्ध में इस निजामों की हार हो जाती है 1708 में हैदराबाद के निजाम की, और जो मुंशी शिवगांव की संधि होती है, तो इस संधि के तहत निजाम ने मराठों को सरदेशमुखी और चौथ नामक कर को देने का स्वीकार किया। कौन स्वीकारा, निजाम स्वीकारा। कर किसको देना है, मराठा को देना है। कौन सा कर, चौथ और सरदेशमुखी। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे कि चौथ और सरदेशमुखी कर मराठों को देने का जो ये स्वीकार किया था निजाम, किस युद्ध संधि के तहत, तो मुंशी शिवगांव की संधि के तहत। और कौन सा युद्ध में, तो पालखेरा के युद्ध में। कब हुआ पालखेरा का युद्ध, 1728 में हुआ। उसके बाद धीरे धीरे शासन प्रशासन चलाते चलाते क्या होता है कि 1748 में क्या होता है, निजाम उल मुल्क का निधन हो जाता है। शासन प्रशासन, हैदराबाद में शासन प्रशासन चलाते समय निजाम उल मुल्क की निधन 1748 में हो जाती है। और जब निजाम उल मुल्क की निधन हो जाती है 1748 में ना, हाँ 1748 में जब निजाम उल मुल्क की निधन हो जाती है तो 1798 में सहायक संधि के तहत, 1798 में सहायक संधि के तहत वेलेस्ली ने हैदराबाद को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। जब 1748 में निजाम उल मुल्क की निधन हो जाती है तो फिर 1798 में वेलेस्ली ने सहायक संधि के तहत हैदराबाद को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तब से लेकर के आजादी तक हैदराबाद जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिली रही। और जब भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो 1947 के बाद जब बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश के रूप में उभरे। जब पाकिस्तान का जन्म हुआ, देश में बंटवारा हुआ जब आजादी के समय, तो हैदराबाद जो है ये पाकिस्तान के रूप में था, मतलब पाकिस्तान में जाना चाहता था। हैदराबाद कहाँ जाना चाहता था, पाकिस्तान में जाना चाहता था। ये भारत में यहाँ की जो रियासतें जो थी,
हैदराबाद की जो देसी रियासत थी यानी कि हैदराबाद, वो भारत के साथ मिलने को तैयार नहीं थी। ये जो है पाकिस्तान के पक्ष में जाना चाहती थी। तो क्या होता है, भारत सरकार के बीच और हैदराबाद के बीच एक हस्ताक्षर होता है और यह हस्ताक्षर में ये चीज स्वीकार किया जाता है भारत सरकार की तरफ से, और हैदराबाद का ये कहना होता है कि 1 साल तक जो है हैदराबाद में वही स्थिति बनाई रखी जाए जो आजादी से पहले थी। यानी कि जो आजादी से पहले हैदराबाद की जो स्थिति थी, यानी कि यहाँ राजा राजबारों का जो कारोबार चलता था, जैसे हम एक देसी रियासत के रूप में यहाँ हम शासन प्रशासन करते थे, तो उसी प्रकार से जो है हैदराबाद की यथा स्थिति 1 वर्ष तक वैसे ही रखा जाए। भारत सरकार तैयार हो जाती है, इस पत्र पर जो है हस्ताक्षर भी होता है। इसके बाद भी जो है हैदराबाद भारत में नहीं मिलना चाहती है। इसके बाद जो क्या होता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, अपना एक योजना तैयार करते हैं और पुलिसिया कार्रवाई के तहत एक ऑपरेशन किया जाता है। भारतीय पुलिस यानी कि भारतीय सैनिक जो है हैदराबाद के खिलाफ एक ऑपरेशन करती है और उस ऑपरेशन का नाम पोलो रहता है, ऑपरेशन पोलो या पीटर केलर। पीटर केलर रहता है या क्या रहता है जी, ऑपरेशन पोलो, यहाँ ऑपरेशन कैटरपिलर ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर के तहत हैदराबाद को क्या कर दिया जाता है, भारत में मिला लिया जाता है। तो यहां से आपने बंगाल को समझने का प्रयास किया, हैदराबाद को भी समझने का प्रयास किया और अवध को भी समझने का प्रयास किया। तो आप देख रहे हैं कि जब अवध में हैदराबाद की निजाम की मृत्यु हो जाती है, यहाँ पर हैदराबाद की निजाम की मृत्यु जब हो जाती है, उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के तहत 1798 में हैदराबाद को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हैदराबाद भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, तो ऑपरेशन पोलो और ऑपरेशन पिलर कैटर के तहत हैदराबाद को क्या कर दिया जाता है, भारत में मिलाया जाता है। तो साथियों, आपने अवध के बारे में पढ़ा, हैदराबाद के बारे में पढ़ा, बंगाल के बारे में पढ़ा। अब हम लोग अगली क्लास में मैसूर और पंजाब को देख लेंगे। ये भी स्वतंत्र रियासत ही है, सॉरी, यहाँ पर भी जो है स्वतंत्र शासन की स्थापना होती है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और एक लाइक भी दे दीजिएगा, है ना, सपोर्ट थोड़ा कर दीजिए ताकि हम और अच्छे से जो है आपको पढ़ा सके। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले क्लास में। इसी जोश जुनून के साथ आप जो है तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।